अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज के बयान के बाद किसी हद तक तो बादल छटते हुए नजर आते हैं मंजरनामे से कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस के मुकम्मल होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर दिसंबर के बारे में कहा जाता है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, तो मुमकिन तौर पर यह तखमीना लगाया जा सकता है कि फरवरी में शायद इंतखाबात का माहौल बनने जा रहा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, उसके बाद लगता यह है कि सियासी मंजरनामे और ख़ास तौर पर इंतखाबात में PTI हमें नज़र नहीं आएगी या कम अज़ कम अक़लियत में जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तवातुर के साथ हाथ पैर मारे जा रहे हैं, उससे लगता ये ज़रूर है कि शायद इलेक्शन में कुछ ना कुछ अपसेट भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट और निगरां हुकूमत न्यूट्रल का जो किरदार है वो बरकरार रखें। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिनके चेयरमैन को गुज़िश्ता रोज़ एक मुकदमे में यानी कि तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल गया था, और एक ऐसे मौके पर यह रिलीफ दिया गया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंतहाई मुतनाज़ बनाने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स और दीगर प्लेटफॉर्म से की जा रही थी। लेकिन उस रिलीफ मिलने के चंद ही घंटों बाद हमने देखा कि साइफर केस में उनकी कैद को बरकरार रखा गया और अटक जेल में आज उनके केस की समाअत भी की गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इसको चैलेंज कर दिया है, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि उस कोर्ट के जो जज है उनके ऊपर भी सवालात उठा दिए। यानी कि कम से कम तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ इन केसेस के हवाले से एतराज़ात कर चुकी है। पहले ट्रायल कोर्ट में जो वहाँ के जज थे उन पर एतराज़ किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया, और अब जो स्पेशल कोर्ट अटक जेल में साइफर केस की समाअत कर रहा है उसके ऊपर भी एतराज़ कर दिया है। लेकिन वकला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेश हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये केस किस तरीके से क्या टर्न लेता है, लेकिन यकीनन इंतखाबात के लिए कोई लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुरतब ज़रूर करेगी, और इसलिए भी करेगी कि अब सिर्फ चंद माह का वक्त है जिसमें तमाम सियासी जमातों को तैयारी करनी है। आज के प्रोग्राम में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जो उनकी अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि उनके मुकाबले की मुस्लिम लीग नून, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर और इसके अलावा PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब मौजूद हैं, उनसे जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले तो मुझे खुद भी अंदाजा है कि आप बड़े क्रूशल वक्त में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने ला रहे हैं। लेकिन सर, कल जो कुछ हुआ, एक तो मैंने कल भी सवाल किया था PTI के प्लेटफॉर्म के जो हमारे गेस्ट थे उनसे, आपसे भी दोहराऊंगी कि सर कल जो रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सर उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर खासे संगीन इल्ज़ामात भी और एतराज़ात भी उठाए थे, और फिर कहा था कि जो मल्टीपल केसेस हैं PTI के वो पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिए जाएं। तो सर उनके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन थी PTI की कि ऐसा कोई फैसला सामने आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रमदू किया। मैं यहाँ से इब्तिदा करूँगा कि बिल्कुल अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही एतराज़ात उसी जगह पे हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो रिलीफ हाई कोर्ट ने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि उसकी केस की नौयत ही इतनी फ्रिवलस थी कि आप ये अंदाज़ा लगा दें कि जज दिलावर हमायून ने जो सेंटेंस दिया था वो उसकी कोई आप बैनुल-अक़वामी दुनिया में या पाकिस्तान में भी माहिर कानून से आप पूछें तो वही कहते हैं कि जी जिस वक्त आपके विटनेस को स्टैंड पे आने की इजाज़त ना दी हो, आपके टेक्निकल इश्यूज एड्रेस ना किए हो, तो किस तरह की ट्रायल, और फिर एक ऐसे ट्रायल में सज़ा उन्होंने 3 साल की सुना दी। अच्छा, ये उन्होंने या प्रेसिडेंट सेट किया, तो फिर मैं वज़राए आज़म के नाम फिर लेता हूँ, फिर मियां नवाज शरीफ साहब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, फिर राजा परवेज अशरफ साहब हो गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब हो गए, शायद खाकान अब्बासी साहब हो गए। इन सारों ने जो और भी बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं, उन सारों के तोशाखाने के फिर वो चीज़ें निकालें, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो निकालें, उनको देखें कि जी उन्होंने एनेक्शंस में और अपनी वेल्थ टैक्स रिटर्न में शो किए या नहीं किए, फिर तो सारे के सारे अंदर जेल में जाएंगे। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही फ्रिवलस चीज़ थी, नंबर एक। नंबर अहम चीज़ ये थी कि ये गिफ्ट कोई इमरान खान साहब ने छुपाए नहीं थे, ये इनको गिफ्ट दिए गए थे। आगे आपको या मुझे कोई चीज तोहफे में मिले, उसके बाद फिर मेरी या आपकी मर्जी, मतलब इंसान की अपनी मर्जी होती है, वो अपने पास रखे, बच्चों को दे या मार्केट में बेचे। ये तो बात हो गई क्लियर।
इससे भी आगे जाती हैं, जहां पे अभी भी हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसीलिए किसी भी जगह पे, किसी भी बेंच पे ये एक आदमी का, एक खातून का एक हक होता है, जिस वक्त उनको जज के ऊपर भरोसा नहीं होता, वो अपने वकील के जरिए किसी भी टाइम पे कह सकता है कि जी आप अपने आप को रिक्लूस कर लें, आप अपने आप को बेंच से हटा दें। और 99.99% केसेस में सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये देखा है सना साहिबा, जस्टिस उसी वक्त, और ये मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, अभी पिछले दिनों ही हुकूमत बेंच के से अलहदा अटॉर्नी हो जनरल जाते ने हैं। एक जज के ऊपर जी। बेंच से अलहदा हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो कहते हैं ना जी, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन एज वेल। वो नजर आना चाहिए, कानून के तकाजे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। लेकिन सर अब जिस तरीके से साइफर पे अटक जेल को वहाँ पर मुकदमा अब उनका चल रहा है, उसके ऊपर भी उनके जो जज हैं उनके ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो मुख्तलिफ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन एतराज़ात उनके ऊपर भी हैं। सर अगर मैं दो पहलुओं से आपसे जानूं कि एक तो ये कि जो तीसरे ये जज बन रहे हैं तकरीबन, जिनके ऊपर पीटीआई ऑब्जेक्शंस कर रही है, पहले हुमायूं दिलावर साहब पे किए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे किए, अब ये जो जज साहब हैं इनके ऊपर भी कर रहे हैं। फिर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर भी साइफर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि उनका रिमांड चल रहा है और वो अभी भी बरकरार है, कैदी को भी नहीं बताया गया, जो उनकी लीगल टीम थी उनको भी नहीं बताया गया। तो क्या वाकई सर ऐसा हुआ था? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोर्ट बनी है, स्पेशल कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, जिस वक्त आपकी बुनियाद ही खोखली हो, जब गलत हो, तो फिर वो इमारत दी जाती है। यहाँ पे ये कोर्ट किस बुनियाद पे बनी है? एक कानून की जिसके ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत ही नहीं किया, उस चीज के ऊपर आप एक कानून, आप उसकी मतलब वजारत कानून जो है उसकी नोटिफिकेशन दायर करती है और गैर आईनी है। ये केस लग चुका है और मतलब ये केस अभी दायर हो रहा है। तो लिहाजा जिस वक्त ये कानून ये सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हमें कभी इम्कान यही है कि ये उड़ जाएगा। इसकी कानूनी हैसियत ही नहीं है, नंबर एक। दूसरी अहम बात यह है कि आप कहते हैं कि जी जज जो है वो अटक जेल में जाके सुनेंगे। इस्लामाबाद का कानून है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, ये फेडरल हुकूमत के नीचे आता है। आपका अटक जेल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आता है। ज्यूरिस्डिक्शन मुख्तलिफ है। कोई भी कानूनदान आपको ये बता सकता है कि आप एक जगह से उठ के वहां पे नहीं जा सकते, उनको तो फिर मुंतकिल किया जाना चाहिए यहीं पे इस्लामाबाद में, नंबर एक। दूसरी चीज, हमारा मतलब हम लोग क्यों पब्लिक ट्रायल मांग रहे हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का पब्लिक ट्रायल हुआ, आपका नवाज शरीफ साहब का पब्लिक ट्रायल हुआ, बेनजीर साहबा का पब्लिक ट्रायल, आसिफ अली जरदारी साहब पब्लिक ट्रायल, ओपन ट्रायल, आपका यूसुफ रजा गिलानी साहब का पब्लिक ट्रायल, राजा परवेज अशरफ साहब का, ये इन सारों के पब्लिक ट्रायल्स हुए हैं। इमरान खान साहब का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए और दूध का दूध पानी का बिल्कुल ठीक। पानी साइफर के मामले में सामने आ जाएगा। और मैं जी इस जी। पे मैं बात करूंगा कि आपका हफ्ते का दिन था, शाम के 10 बजे थे और 9 अप्रैल थी, जिस वक्त काबीना, उस वक्त की काबीना 9 अप्रैल 2022, जिस वक्त काबीना ने कहा, और वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी थे और फॉरेन सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा ये चीज हम लोग डिक्लासिफाई करते हैं। ये बड़ा एक क्लियर एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मैं इसी पॉइंट से शुरू करूंगी, मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, उसके बाद ये कि ये दो डिब्बों के अभी तक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकी हैं, सदर के इख्तियारात क्या हैं? उनकी ट्वीट के बाद जो एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला था, उसके ऊपर ना कोई इंक्वायरी हुई, ना किसी तरफ से कोई जवाब आया, एक खामोशी छा गई है। पता नहीं चल रहा कि वो कवानीन जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की शक्ल में मौजूद है, बदस्तूर कायम है, कायम नहीं है, आखिर ये तशरीह कौन करेगा? और फिर दूसरा, जिस मीटिंग का हवाला उमर अयूब साहब दे रहे हैं, उसकी भी थोड़ी सी इंसाइट इनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उमर अयूब साहब मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, बल्कि बहुत ही सीनियर रहनुमाओं में भी शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन क्राइसिस से गुजर रही है, उससे बखूबी आगा भी है और उसकी गहराई भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। उमर अयूब साहब, सर दो सवाल। सर आपने जाते जाते जिस बात की तरफ इशारा किया, जिस मीटिंग की तरफ, सर उसके बाद कहा गया कि जी 2 मीटिंग्स और हुई नेशनल सिक्योरिटी की, और उसमें ये कहा गया कि जी ये साइफर जो है ये तो महज एक मजाक था। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया,
लेकिन वो जो पहली मीटिंग जिसका आपने हवाला दिया सर, वो अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है। दूसरा सवाल सर वो ये कि सदर मुमलिकत की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसके बाद हमने किसी किस्म की इंक्वायरी होते हुए नहीं देखी। वो अभी तक हवा में बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो मौजूद है नहीं मौजूद है। तो सर पीटीआई इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो आई थिंक जा चुकी है, लेकिन फर्दर स्टेप क्या ले सकेगी इस पर? बड़ा अहम सवाल सना साहब। सबसे पहली बात यह है कि वो काबीना की मीटिंग थी। आपका हवाला है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उस पर मैं नहीं था। काबीना मीटिंग में मैं मौजूद था बैसियत उस वक्त फेडरल मिनिस्टर के, और बाकायदा वहां पे मीटिंग हुई। और ये काबीना आपका मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तशरीह की है कि फेडरल हुकूमत क्या होती है, वफाकी हुकूमत क्या होती है। वो होती है वजीर आजम बमा आपके वफाकी वुजरा। सो वफाकी वुज़रा जो कि कोट अनकोट फेडरल गवर्नमेंट थी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, उसने उसको डीक्लासिफाई किया और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया, वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को भेजा गया, और ये चीज डीक्लासिफाई हुई थी। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद थे उस वक्त के, और कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और ये चीजें बाकायदा कैबिनेट डिवीजन में मिनट्स का हिस्सा है। नंबर एक, ये हवा की बात ये नहीं है, ये फैक्ट और फिगर्स की बात है। नहीं सर, मैंने वो उसकी बात की जो 2 लॉज अप्रूव किए गए और उसके बाद वो कंट्रोवर्सी फैली। मैंने उसकी बात की कि वो अभी तक हवा में मौजूद है कि वो कवानीन बन सके हैं कि नहीं बन सके हैं। वो तो देखें जी, वो तो आइन बड़ा क्लियर है उसके बारे में कि नेशनल पार्लियामेंट जो पहला कानून जो देता है सदर को, सदर या उसको वापस करते हैं बगैर किसी कमेंट के या किसी चीज के, तो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है, वो वापस जाता है सदर मुमलिकत के पास, और 10 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत उस पर कोई एक्शन ना ले तो वो कानून बनता है। अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, और सदर मुमलिकत ने वो वापस भेजा, और वो जब वापस भेजा उनकी ट्वीट बड़ी वाजे है, लिहाजा जब उनका सिग्नेचर या उनका दस्तखत नहीं, तो वो कानून माहिर कानून जो है, कवानीन जो है, वो मैं बात नहीं कर रहा, ये आपके वकला हजरात और जूरिस्ट बात कर रहे हैं कि वो कानून का हिस्सा नहीं बन सकते। और इसीलिए वजारत कानून ने पहले अपनी जो ट्वीट की थी उन्होंने इस चीज को माना था, और वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो ट्वीट और साइट बंद कर दी थी, और उन्होंने पैंतरा बदल के फिर ये नोटिफिकेशन निकाली। अच्छा उमर साहब, ये सर मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 75 के 2 और 3 का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 दिन तक तो यही डिबेट करते रहे कि 75(1) ये कहता है कि जी या तो वो उसमें एतराज़ात के साथ वापस करें या वो उसको साइन करके वापस कर दे। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 और 3 बाद में जिसकी एडिशन किए गए, इसका मतलब ये है कि बगैर एतराज़ात के भी सदर मुमलिकत वापस भेज सकते थे, जो उन्होंने करने की कोशिश की। वो बिल्कुल एतराज़ात के बगैर कर सकते थे, और वो फिर जॉइंट सिटिंग में सेनेट और नेशनल असेंबली की डिबेट होती है, और वो उसको रेक्टिफाई करके या फिर उसी तरह वो भेज सकते हैं। ये फिर पार्लियामान का इख्तियार होता है कि वो सदर मुमलिकत को भेजें, और फिर सदर मुमलिकत जो है वो 10 दिन के अंदर वो बाउंड होते हैं, या फिर मतलब उसको साइन करके भेजें, या वो नहीं भेजेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। पर ये पहली स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसको नोटिफाई नहीं कर सकती थी। ये एक आईनी तौर पे जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में ये केस लगेगा, तो जो इमारत खड़ी की गई है इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, वो गलत इमारत है, और उसको कोर्ट्स जो हैं, जिस तरह लीगल पार्लांस में किया जाता है, उसको इमारत को डिमोलिश करना पड़ेगा। और ये कोर्ट्स भी गलत हैं, और ज्यूरिस्डिक्शन की भी बात कर दी कि ज्यूरिस्डिक्शन गलत है। और सबसे अहम चीज सना साहिबा कि खान साहब को 15 तारीख, अभी तक आइन बना भी नहीं, और अपना लॉ जो है वो आपका नोटिफाई नहीं हुआ, और 15 तारीख को उनको इस केस में जो है FIR इनके खिलाफ दर्ज की जा रही है, और इनके खिलाफ, और वो फिर स्टे की जाती है। उनको क्या पता था कि 29 तारीख को खान साहब को बेल मिलेगी, और 30 तारीख को वो कहते हैं कि जी इनको जुडिशियल लॉकअप में रखें। वहां पे उन्होंने उस पे कोई किसी किस्म का मेंशन नहीं किया। आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है, उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। और ये आपका जेल सुपरिटेंडेंट उसको चाहता तो वो रिजेक्ट कर सकता था,
पर वो उसने रिजेक्ट नहीं किया। उसको ठीक। चाहिए था कि वो खान साहब को रिहा करता। बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर अयूब साहब, अब लग ये रहा है कि हवाओं का रुख दूसरी तरफ है और पीटीआई इस वक्त मुश्किल वक्त से भी गुजर रही है, लेकिन सर ये भी तय है कि पीटीआई ने इंतखाबात में भी जाना है। खुद आप भी सर जो पूरा बैकग्राउंड रखते हैं, आप की फैमिली दहाइयों से सियासत भी कर रही है, फिर सर ग्राउंड के ऊपर जो पीटीआई के बहुत से लोग थे उन्होंने पीटीआई का मुश्किल टाइम में साथ भी छोड़ दिया। अब अगर पीटीआई चेयरमैन इंतखाबात के टाइम नहीं होते पार्टी के अंदर मौजूद और जेल में होते हैं, तो सर फिर पीटीआई के लिए कितना मुश्किल होगा टिकट के लिए लोगों को ढूंढना, या वोटर को कम से कम इस बात पर कायल करना कि पीटीआई को वोट देना उनके लिए सूदमंद साबित होगा। सना साहबा, आप सोच रही होंगी कि उमर अयूब क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को मौत की कोठरी से इलेक्शन 1977 का लड़ते हुए देखा है और जीतते हुए देखा है। मौत की कोठरी से वो अंदर थे 2 साल। मेरा पुख्ता ईमान है अपने रब्बुल इज्जत पे। अटक, और ये मैं बार बार कहता हूं, अटक जेल तो पत्थर और सीमेंट से बनी हुई है और ईंटों से। यहाँ पे आप फौलाद की दीवारें भी बना दें और ऊपर आप फौलाद की छत भी बना दें, मेरे रब का हुक्म हुआ इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वहां से भी जीतेंगे और वहां से निकलेंगे। ये मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब सच और हक के रास्ते पे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे एक साथी हमारा किसी भी वजह से गया हुआ है तो वहां पे 3 और साथी जो हैं वो तैयार हैं टिकट लेने के लिए। नंबर 2। नंबर तीसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त मैदान सजेगा, मैदान लगेगा, पीटीआई स्वीप करेगी। यही वजह है कि अभी इस वक्त ये सारी की सारी पार्टियां जो हैं ये इलेक्शन से नहीं भाग सर, रही हैं। लेकिन अगर मैं इनको सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ, माजरत आपकी बात काटती हूँ, अगर लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं अगर डेविल्स एडवोकेट बन जाऊँ तो लोग ये कहते हैं कि जी जब पनामा आया और नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया और बड़ी तादाद में केसेस नून लीग के लीडरों पर बने, तो उनमें से तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्टी नहीं छोड़ी, शायद कोई इक्का दुक्का वाकया आया हो, लेकिन इस मरतबा जब पीटीआई के साथ ये हुआ तो वो रेजिस्टेंस फेस ही नहीं कर सके, वो मुकदमात और उनका प्रेशर फेस ही नहीं कर सके, वो एक एक करके छोड़ते चले गए। तो सर उससे क्या लेसन नहीं लर्न किया पीटीआई ने? सना साहबा, मैंने तारीख बहुत देखी है और जिस तरह का प्रेशर हमारे पीटीआई के साथियों पे आज, मेरा एक साथी सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, वो लापता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर, उसको अगवा किया गया है। हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। अजहर मशवानी के भाई, हमारे और बहुत सारे साथी, हमारी खवातीन, हमारी आलिया हमजा साहिबा, हमारी डॉक्टर साहिबा, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इस वक्त भी हमारे जो हैं वो जेल में हैं। इनको रिहाई मिलनी चाहिए। इनको जो लापता हमारे हजरात हैं, हमारे हसन न्याजी साहब, उनको जेल में रखा हुआ है, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का प्रेशर हमारे साथियों पे लगाया गया है, जिस तरह की तोड़ फोड़, पुलिस अंदर जाती रही है। मेरे अपने घर पे 9 रेड्स हो चुके हैं। मेरे अपने घर पे मेरे मुलाजमीन को अगवा करके उनको हिरासत में 5 दिन, मुझे मालूम नहीं था कहाँ पे हैं। मेरी गाड़ी पुलिस ने चोरी की थी, मुझे फिर कोर्ट के जरिए निकालनी पड़ी। हमारे बहुत सारे साथियों के घरों को तोड़ा गया, वहां पे पुलिस गर्दी की गई। इंशाल्लाह उसका हिसाब अदालत के जरिए हम लोग सर जरूर लेंगे, सर पर उस बावजूद हमारे लोग डटे हुए हैं। चले चले सर, ये यकीनन वक्त भी साबित करेगा। सर आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है वाकई के इंतखाबात फरवरी में भी मुमकिन हो सकेंगे, और अगर होते हैं तो पीटीआई उस हिसाब से उसमें हिस्सा भी ले सकेगी? साहबा, इंशाल्लाह मेरे रब का हुक्म हुआ, इंतखाबात आज होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, नहीं, मैं 90 पूछ दिन रही हूँ के कब अंदर हो अंदर सकेंगे, होने हैं। ये आपको क्या लगता है कब हो सकेंगे? आइन और कानून कहता है 90 दिन के अंदर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी इस चीज पे अभी आ रही हैं कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ना हुए तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इस वक्त आपका बिजली का यूनिट 64 रुपए यूनिट पे पहुंच गया, 85 रुपए यूनिट पे जाएगा। आपका तेल पेट्रोल आज ना हुआ कल बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा, ये तकरीबन 325 से जाएगा। आपका डॉलर जो है ये इंतखाबात ना हुए और डेमोक्रेटिक सेटअप ना आया, ये 400 पे जाएगा। मुल्क में बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आम इंतखाबात होने चाहिए, इक़्तिदार जमहूरी तौर पे मुंतकिल होना चाहिए और उसके बाद जो हुकूमत आएगी उनके पास पब्लिक मैंडेट होगा, वो निज़ाम को बेहतर तरीके से आगे चलाएंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट के वक्त ग्रोथ रेट 6% थी, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंजीनियर हुआ और उसके बाद देखें कि 1 साल के अंदर अंदर 6% की ग्रोथ रेट इमरान खान साहब के टाइम को के बाद
वो सिफर से भी नीचे आ गई। मुल्क को कितना नुकसान हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ उसकी वजह चलिए से। चलिए सर, लेकिन कुछ तकरीबन कुछ गलतियां 45 भी, अरब डॉलर के बिल्कुल ठीक से पॉइंट आपका आ गया। वक्त बहुत महदूद था, वरना आपसे और भी बहुत से सवालात थे जिन पे आपका टेक मुझे चाहिए था, लेकिन आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में अगर कुछ अच्छी बातें कही जा रही हैं तो कुछ बहुत बड़ी संगीन गलतियां भी हुई, जिनमें से एक IMF का एग्रीमेंट भी था जिसको जाते जाते खराब किया गया, और उसके जो खमियाजा था वो आने वाली हुकूमत ने कई माह तक भुगता। लेकिन उसके बावजूद उस हुकूमत ने भी जाते जाते जो कुछ IMF के शिकंजे में होने की वजह से किया, उसके समरात आज तक आवाम को महंगाई की सूरत में मिल रहे हैं। क्या पॉलिसी और क्या नैरेटिव लेके मुस्लिम लीग नून अब मैदान में जाएगी इंतखाबी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पर्सपेक्टिव है, खासतौर पर उनकी लीडरशिप जो कि जेल में मौजूद है, और जो एलिगेशंस या जो तहफ़्फ़ुज़ात वो अदलिया के हवाले से लगा रहे हैं, हमने उस पर इन डेप्थ में बात ज़रूर की। लेकिन उसके सामने अगर दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम स्ट्रैटेजीज़ देखें तो अभी तक कोई वाज़ेह नज़र नहीं आती है, या कम अज़ कम इबहाम ज़रूर मौजूद है। ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अनसर्टनिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान की जो बड़ी लीडिंग पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर आए। खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब महंगाई का तूफान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और डॉलर तकरीबन 300 से ऊपर जा चुका है। बिजली के बिलों के ऊपर हम देख रहे हैं कि आए रोज एहतजाज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तमाम चीज़ों को मुख्तसर करूं तो हम सबसे पहले ये जानने की ज़रूर इस सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है और इसका जिम्मेदार असल में मौजूदा हुकूमत है, साबका हुकूमत है, या फिर उससे पिछली वाली हुकूमत है। आखिर इसका इल्ज़ाम किसको दिया जाए, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है तारुफ करवाना चाहूंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े ब्लंटली बात करते हैं, और कम से कम जो नैरेटिव होता है अपनी पार्टी पॉलिसी का वो बड़ी हद तक वाजे करते हैं। अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और पहली मरतबा आप शो में शामिल हो रहे हैं, आपकी बड़ी नवाजिश। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, महंगाई में जितना इजाफा हो चुका है, आवाम तौबा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ डॉलर भी बढ़ चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ चुकी है। मतलब तो आपको पता है कि सब क्या मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। सर डिबेट ये है कि ये जो गवर्नमेंट है इंटरिम, इसको इल्ज़ाम देने के बजाय लोग कह रहे हैं कि जी साबका हुकूमत ये सब करके गई है जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो सर इसको अगर आप थोड़ा सा हमें वाजे कर सकें कि आखिर असल कसूरवार कौन है इसका। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मौका दिया, मदू किया। सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट इमरान खान के फेलियर को इसके साथ लिंक करता हूं। और प्रोजेक्ट इमरान खान का जो फेलियर है वो जिन्होंने इसको लॉन्च किया 2018 में, तो 2018 में तो ये मसाइल नहीं थे। 2018 में बिजली भी सस्ती थी, तेल भी सस्ता था, ग्रोथ भी ज्यादा थी, सीपैक भी आपका फुल स्विंग में था। तो उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया RTS को बिठा के। तो जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ तो आते ही बड़के मारी गई कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। और उस एक खुदकुशी ना करने की वजह से, अल्लाह करे कोई खुदकुशी ना करे, आज लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, क्योंकि कहा था नहीं जाऊंगा। अब जब कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, तो IMF की शराइत दिन ब दिन सख्त से सख्त तरीन होती गई। उसके बाद 6 माह असद उमर साहब ने जाया किए, और उनके 6 माह जाया करने के बाद पता लगा कि तो डिलीवरी नहीं कर सकते, उनको चेंज कर दिया गया। फिर पीपल्स पार्टी के साबिक अदवार के 2 वज़राए खजाना को किस्मत आजमाने का मौका दिया गया, जिसमें शौकत तरीन साहब और हफीज शेख साहब को मौका मिला, जो ट्राइड एंड टेस्टेड लोग थे, प्रीवियस रजीम्स का पार्ट रहे थे, पता था कि कोई खास बेहतरी नहीं ला सकते। हमने तो देखे 16 माह में प्रोजेक्ट इमरान खान की जो फेलियर का ब्लास्ट था, उससे जो डेबरी गिरी थी, हमने तो आके वो मलबा उठाया, अपनी सियासत दांव पे लगाई, रियासत को बचाया। क्यों? क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। और देखिए ये मुल्क है तो हम हैं। जब इमरान खान का दौर था तो फैटिफ के ऊपर हमने सौदेबाजी नहीं की, फैटिफ के ऊपर हमने कोई दूसरी बात नहीं की, मगर इन्होंने हमारे दौर में IMF के मुआहदे को सैबोटाज करने की कोशिश की। अपने 2 सूबाई वज़राए खजाना से खतूत लिखवाए कि ये डील सैबोटाज हो जाए और हमारे दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, ताकि ये सियासी बयानियां बना सके। प्रायोरिटीज क्लियर है, हमारी प्रायोरिटी सियासत नहीं थी, रियासत थी। इनकी प्रायोरिटी रियासत नहीं थी, सियासत थी। तो 16 माह में आके हमने एक ब्लीडिंग इकोनॉमी को प्लग किया, और डिफॉल्ट अगर हो जाता खुदा ना खास्ता, पाकिस्तान में फ्लाइटें ना आती, LCयां ना खुलती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, रुपी फ्री फॉल करके तो डॉलर तो 500 क्रॉस कर जाता, तो कौन जिम्मेदार होता? अभी भी
सरवर खान साहब ने जो डैमेज किया है फ्लाइटें यूरोप की बंद करवा के, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, बड़क कल्चर है ना हमारा, आके बड़क मारो कि जी हमारे पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं और पूरी यूरोप की फ्लाइटें बंद, जर मुबादला जो है उसको इफेक्ट हुआ। तो इसकी जिम्मेदार इमरान खान साहब और उनको लॉन्च करने वाले। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर आपने अभी जो 2 हवाले दिए, आप ये भी तो कम से कम एक चीज़ बड़ी क्लियर मौजूद है कि सिर्फ मईशत ही बड़ा चैलेंज नहीं थी जिस वक्त पीडीएम ने टेक ओवर किया था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, कुछ और भी दीगर मसाइल थे और ख़ास तौर पर वो इदारा और उसकी चंद शख्सियात भी मसाइल थे जिसकी वजह से पीडीएम को हुकूमत लेनी पड़ी थी। लेकिन उससे कतई नज़र इसमें एक ज़िमनी सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी सर कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मियां नवाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे टर्म्स इस्तवार कर चुके हैं। जाते जाते शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह के गए हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे टर्म्स हों। लेकिन सर अगर इन जनरल देखा जाए तो अब नून लीग किस तरीके से इंतखाबी मैदान में जाएगी? अब आप 16 माह में जो परफॉर्म किया, कह तो रहे हैं कि वो तमाम का तमाम जो मसाइल थे वो पीटीआई के दौर के थे, लेकिन अब नून लीग लेके क्या जाएगी एक ऐसे मौके पर जब एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल खामोश हमें नजर आ रही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट से जो हमारा गिला था वो था कि न्यूट्रल हो जाएं, और जब वो अप्रैल 2022 में न्यूट्रल होते हैं तो फिर एक ऐसा शख्स जो बजट पास करवाने के लिए फोन करवाता था, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए फोन करवाता था, जो अपने पॉलिटिकल साथियों को जेलों में डाल के सिर्फ चंद सहूलतकारों पर रिलाय करके अपनी सियासत चलाता था, उसकी हुकूमत धड़म से गिर गई। और उसके बाद जब न्यूट्रलिटी आई तो आपने देखा कि हमने ना सिर्फ पॉलिसियां क्लियर की आईएमएफ के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, बट हालात को बेहतर किया। हमारा देखें, हमारी पास परफॉर्मेंस हमारा सबसे बड़ा इलेक्शन का नारा है, यानी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियों से लेके मोटरवे से लेके बिजली के मंसूबों तक आप देख लें कि हर प्रोजेक्ट पे मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की छाप है। अब साउथ एशिया की पहली मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, लाहौर से कराची मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, कनेक्टिविटी दी पूरे मुल्क को। मैं ये लेकिन समझता हूँ सर अता तारड़ साहब, माजरत, ये सब कुछ करने के बाद भी मियां साहब को सिस्टम से बाहर कर दिया गया ना। उसकी वजूहात कुछ भी हो, एक पार्टी को स्पेस देना हो, उसको इक़्तिदार दिलवाना हो, लेकिन वो सारी अचीवमेंट्स एक तरफ चली गई और उनको माइनस कर दिया गया। सर मेरा अदना सवाल दोबारा से वही है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जैसे आपने भी कहा कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, ये भी हमें मान लेना चाहिए और खुलकर बात कर लेनी चाहिए सर कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात इस्तबार नहीं हो, इक़्तिदार में आना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर क्या वाकई अब ये चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि अक्टूबर में मियां साहब के आने से पहले चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब की वापसी के कानूनी और जो सियासी मुहर्रिकात हैं वो डिस्कस होंगे और वो पार्टी के अंदर डिस्कस हो रहे हैं और वो हम अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। मगर इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के पास भी हम गए थे। इलेक्शन कमीशन को भी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले से, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपना किरदार जरूर अदा करना होगा। मैं इस वक्त ग्राउंड के हालात अगर आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ हिस्सों में बढ़ चुकी है, इलेक्टेबल उनको छोड़ चुके हैं और ये किसी और का कसूर नहीं है। इसी इमरान खान ने अली खान को, जहांगीर तरीन को, जितना इन्होंने पार्टी से बेदखल किया, उन पे मुकदमात बनाए, आज वो दोनों अपनी पार्टी बना के खड़े हैं। किसी एस्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं उनको कहा, उनको क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्टी से बेदखल किया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। तो देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि एक साजगार माहौल इलेक्शन के लिए भी मौजूद है और उसमें हमारा इलेक्शन में नारा हमारी पास परफॉर्मेंस है और हमें जांचा और परखा जाए 2018 की जो मुल्क की हालात थे जो हम छोड़ के गए थे। अच्छा, वो जो पास परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं 16 माह को कोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल सर, क्योंकि आपने खुद अभी इलेक्शन का हवाला दिया सर, अब इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि जो डिलिमिटेशंस का प्रोसेस है वो तकरीबन दिसंबर तक मुकम्मल होगा और वो प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि इंतखाबात की तारीख कब होगी। लेकिन सर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम में आपके साथ इख्तिदार के मजे लूटती रही, वो भी अब ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। तो वो तो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है, नई मर्दमशुमारी पे कन्विंस है, लेकिन एकदम उन्होंने पार्टी बदल दी और पीटीआई के साथ जाकर खड़े हो गए। तो टेक्निकली तो 90 दिन में हो ही नहीं सकते इलेक्शन। देखिए, उनका ये एक सियासी नारा जरूर है और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब सेंसस अप्रूव हुआ तो उनके भी लोग काबीना की उस मीटिंग में मौजूद थे, सेंसस की मंजूरी देने वालों में मौजूद थे। बिल्कुल। और उसके बाद जब सेंसस मुकम्मल हुआ उसमें उनके मुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी उस सेंसस के डॉक्यूमेंट पे साइन किया
उसको मंजूर किया। तो ये एक सियासी नारा जरूर है, मगर उनको भी इन हकायक का पता था कि एक दफा जब मरदमशुमारी हो जाएगी तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हल्का बंदियां हैं और नई हल्का बंदियां होके रहनी है। पहली बात तो ये कि इस तासुर को जाहिर करना चाहता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहे। देखिए मिड फरवरी में यानी 19-20 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है, जो इलेक्शन कमीशन से भी हमारी बात हुई जब हमारा डेलीगेशन उनको मिलने गया। और हल्का बंदियां देखिए, जब 40 अरब रुपया की कॉस्ट के ऊपर आपने इतना टाइम एनर्जी लगा के कॉस्ट लगा के एक मर्दमशुमारी की है, तो फिर जो वोटर्स की गिनती आपसे हुई है, ये उनका हक है कि वो उसके मुताबिक वोट डालें। अब उस एक्सरसाइज को जाया कर देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और अगर 90 दिन की बजाय 120 दिन 150 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, बल्कि एक टाइम मिलेगा इलेक्शन कमीशन को मुनज़्ज़म और अच्छे शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराने। नहीं, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, अब अदलिया से मुतालिक सर 2 छोटे से सवाल आपसे करना चाहूंगी सर। एक तो ये कि अब ये पीटीआई चेयरमैन का जो केस साइफर के हवाले से अटक जेल में सुना गया, ये बड़ी दिलचस्पी की बात थी सर कि उन्होंने तीसरे जज के ऊपर एतराज़ उठा दिया। तो एक तो ये कि वो जो एतराज़ उठा रहे हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की डोमेन पर भी उठा रहे हैं, और फिर वो जो जज हैं वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते, वो इसके ऊपर भी एतराज़ उठा रहे हैं। तो सर आपके ख्याल में टेक्निकल ग्राउंड पे, आप खुद भी लॉयर हैं, कितना स्ट्रांग है उनका ये नैरेटिव कि जी ये जो केस सुना जा रहा है ये टेक्निकली गलत है, और क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उस पर सदर ने तो दस्तखत किए ही नहीं है, तो उस एक्ट की कोई मौजूदगी नहीं है, और जब मौजूदगी नहीं है तो उसके ऊपर केस भी नहीं सुना चाहिए। पहली बात ये कि जो एफआईआर दर्ज की गई एफआईए की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत जी, उसमें नई अमेंडमेंट शामिल नहीं है। ये एफआईआर पुराने लॉ के मुताबिक दी गई। सदर का उस पे साइन करना ना करना इसलिए इरेलेवेंट है कि पुराने कानून के मुताबिक वो दफात लगाई गई हैं जो एग्जिस्ट करती थी जिस डेट को ये एफआईआर दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक लाडलाइज्म और एक पॉलिटिकल एलीट है इस मुल्क की जिसको आदत है रिलीफ लेने की। अब वो चाहते हैं, अब हर केस तो बदियाल साहब या मुजाहिर नकवी साहब तो नहीं सुन सकते, उनकी लिमिटेशंस है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनके लिए ट्रायल चलाना मुमकिन नहीं है। हाँ, वो ये जरूर कर सकते हैं कि इनके लिए आउट ऑफ द वे ट्रायल रुकवा के कोई रिलीफ दे दें, जिस तरह उन्होंने तोशा खाना के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के दौरान बाकायदा उसमें इंटरफियर किया, केस के मेरिट डिस्कस किए और लोअर कोर्ट को ये तासर दिया कि हम रिलीफ देना चाहते हैं। और सर इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हमें सैंडविच भी बना दिया गया है दोनों कोर्ट्स के बीच में, ये इसीलिए उन्होंने शिकवा भी किया। बिल्कुल किया और दुरुस्त किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं चाहिए था कि वो मेरिट्स डिस्कस करते और केस की डिटेल में जाते, ये जानते बूझते हुए कि तोशा खाना की अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त दोनों जेरे समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डे टू डे तकरीबन हियरिंग चल रही थी। तो ये तो हर जज पे एतराज करेंगे, ये ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के तमाम जजेस पे एतराज कर चुके हैं जहां जहां इनके ट्रायल चल रहे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, बिल्कुल किसी को अंडर प्रेशर करो और फिर उससे मर्जी का फैसला लो, ऐसे चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया सर। वैसे टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगी सर। नैब में तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी हुई है, और कुछ दिन पहले ये रिमार्क्स भी आए थे कि जो जुलाई में अमेंडमेंट्स की गई थी वो टेक्निकली सही नहीं थी। आपको लगता है सर कि जो नैब में अमेंडमेंट्स है उसको रिवर्स कर देगी सुप्रीम कोर्ट, और अगर ऐसा होता है तो क्या मियां साहब के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा? मैं बहुत क्लियर हूँ, इनके खिलाफ बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, बहुत कुछ है, नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। हमारे केसेस तो हम बरी हो चुके और नए कवानीन का सहारा बहुत कम एक आधे केस में लिया होगा, और भी मेरिट पे है, वो मेरिट पे आर्ग्यू हो सकता है। तो नैब कवानीन अगर वापस होते हैं तो तरीके इंसाफ विल बी इन अ लॉट ऑफ डेंजर, उनको बहुत ज्यादा खतरा होगा, बहुत नुकसान होगा। और बाकी जो तरमीम की गई थी ये बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट करने के लिए की गई थी और पॉलिटिकल विच हंट को, सियासी इंतकाम को खत्म करने के लिए की गई। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन नैब में अमेंडमेंट्स हो या दीगर लेजिस्लेशंस हो, उनके ऊपर सवालात उठते ज़रूर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया वाकई ये तमाम कवानीन लागू होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके इनको रिवर्स कर देती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।